नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। सुनील कटके हैं, हेड कमोडिटी है रिटेल बिजनेस कोटक सिक्योरिटीज से। जिगर धर्मशी है आनंद राठी से, और दीपेन शाह है स्टेवैन.com से। अब तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो आज एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है 2 दिनों की। कल ब्याज दरों पर क्या फैसला आता है? हालांकि बाजार का अनुमान है कि 3/4% तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, और उससे पहले बाजार एक दायरे में है, असमंजस की स्थिति है। 50,600 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें, यहां भी हल्की तेजी है, 100 रुपए के आसपास 54,500 पर एमसीएक्स पर भाव है। क्रूड की बात करें तो सप्लाई की दिक्कतों से यहां पर कीमतों को सपोर्ट वापस से मिला है। ब्रेंट अब 106 के ऊपर पहुंच चुका है। नेचुरल गैस लगातार तेजी, हफ्ते भर में 22 से 23% तक की तेजी देखी जा चुकी है। एमसीएक्स पर 705 रुपए के ऊपर भाव पहुंच चुका है। कॉपर कमजोर डॉलर से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 640 रुपए के आसपास यहां पर एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। और पूरे ही बेस मेटल, चाहे वो जिंक हो, लेड हो, एल्युमिनियम हो, सभी काउंटर्स में अच्छी रिकवरी अब धीरे धीरे दिख रही है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर तेजी का रुख है 1015 के आसपास, हालांकि एक रेंज में ही यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉटन लगातार तेजी फिर से बनी हुई है। जुलाई का वायदा 44,400 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर पहुंच गया है। बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। इस खबर से कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। हल्की आज भी कमजोरी है, 7,650 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर कारोबार हो रहा है। जीरे की अगर बात करें तो कमजोर कारोबार है, यहां भी आधे % की गिरावट है। 23,400 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स का अगस्त जीरा वायदा कारोबार कर रहा है। धनिया हालांकि 1% से ज्यादा नीचे है, 11,700 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। चलिए, लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। जिस तरह से रिकवरी बेस मेटल्स में दिखी है, कॉपर की बात करें तो हफ्ते भर में 4% तक की तेजी आ चुकी है। एमसीएक्स पर भी 640 रुपए के आसपास आज कारोबार हो रहा है। लेकिन क्या मेटल की ये तेजी टिकेगी? मेटल का जो ट्रेड है वापस से रेड में तो नहीं चला जाएगा? इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स पे पोजिशनल व्यू आपका क्या है? क्या करना चाहिए? जिस तरह की रिकवरी है ये आपको टिकाऊ दिख रही है? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म जो करेक्शन हमने देखा है डॉलर इंडेक्स में, उसका हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है ओवरऑल इंटरनेशनल कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है, जो कि इवन डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है वो बेस मेटल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। बट मेजर जो न्यूज़ जो बेस मेटल को अभी सपोर्ट कर रही है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। चाइना ने अपना जो स्पेंडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ाने की बात की है, और उसकी वजह से थोड़ा ये मार्केट जो है जोर पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म रिकवरी है उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये मोमेंटम पकड़ पाएगी, क्योंकि अभी कल ब्याज दरों का भी एक अपडेट आएगा फेड की तरफ से। अगर 75 बेसिस पॉइंट तक का ब्याज दर बढ़ता है तो मार्केट से लिक्विडिटी वैसे ही ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में भी 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी फेड ने बढ़ाया था। तो लिक्विडिटी टाइटनेस कहीं न कहीं ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी ग्लोबली। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 50 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाया था रिसेंटली। तो मुझे लगता है जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उससे लिक्विडिटी मार्केट में या मनी जो है सर्कुलेशन मार्केट में इम्पैक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो बेस मेटल पैक है वो थोड़ा दबाव में रह सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है अगर 1 महीने की बात करें तो सेल ऑन राइज का ही रणनीति हमें मोर और लेस देखने को मिल सकता है। दूसरा फैक्टर आई थिंक जो कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं चाइना में, उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या डिमांड रिवाइवल बेस मेटल में हो पाएगा, या क्या चाइना इस पैंडेमिक में ओवरकम कर पाएगा पॉजिटिवली, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज की रणनीति बेस मेटल पैक में ठीक रहेगी। अभी तकरीबन अगस्त का वायदा 642 के रेंज में चल रहा है और जुलाई का वायदा 637-638 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है 9-10 रुपया ऑलरेडी बढ़ चुका है। आज के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स को मुझे लगता है बेचना चाहिए। 630 तक का एक टारगेट जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकता है कॉपर की, अगर हम बात करते हैं तो। ओके, चलिए अब जिगर, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जो रिकवरी आई है, यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या है और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल्स में हमने काफी टाइम से एक लैकलस्टर मूवमेंट देखा था, सबड्यूड मोमेंटम देखा था, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या जिंक हो। एंड अब जाके मुझे लग रहा है काफी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। चाइना
market is kindly waiting for Chinese government to announce some stimulus package, some support. So और अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो यस, जो इंटरेस्ट रेट हाइक की गुंजाइश है 75 बेसिस पॉइंट से, मार्केट कुछ हद तक उसको डिस्काउंट करके चल रहा है. देयर विल बी अ सरप्राइज ओनली इफ द मार्केट इंक्रीजेस, ओनली इफ द फेड इंक्रीजेस द रेट्स बाय 100 बेसिस पॉइंट. लेकिन मार्केट 75 बेसिस पॉइंट को डिस्काउंट करके चल रहा है एंड डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत गरमाश भी देखने को मिली हुई है. Intraday trader, one should go long around current level 642 itself. मुझे लग रहा है 638 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फॉर इंट्राडे. ओके, चलिए अब दीपेन आप बताइए, आप पोजिशनल व्यू दीजिए, क्या सलाह दे रहे हैं? कॉपर का क्या टारगेट है? अगर किसी का हफ्ते भर 10 से 15 दिन का अगर व्यू है तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए, सबसे पहले शो पर बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको और दर्शकों को और मेरे सीनियर को पैनलिस्ट सभी को मेरी बेस्ट विशेस. अगर आप थोड़ा पोजिशनल व्यू मांग रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी यही सलाह होगी कि 2 दिन के लिए रुक जाते हैं. फेड की तरफ से क्या अनाउंसमेंट्स आती है, मार्केट में क्या गैप में ओपनिंग हमें देखने मिलती है, उसी के बाद अगर हम थोड़ा व्यू लेके चले तो ज्यादा बेटर होगा. बिकॉज ये इवेंट्स ऐसी इवेंट्स होती है कि इनमें ये मादा होता है कि ये ट्रेंड्स को भी चेंज कर दे. तो बेटर यही होगा कि हम क्या लिक्विडिटी टाइटनिंग की अनाउंसमेंट्स आती है, चाहे 3/4 या पूरा 1% का रेट हाइक होता है, वो देखना बहुत ही जरूरी होगा. और उसके बाद क्या गैप में ओपनिंग होती है, उसी के बेसिस पे अगर हम नया डिसीजन ले अगले हफ्ते के लिए या ये वीक के लिए, वो बेटर रणनीति होगी. बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं जब तक आप ये न्यूज को ना देखें. तो हमारी सलाह तो यही होगी कि जब तक इवेंट का ओवरहैंग है तब तक बहुत ही लाइट ट्रेडिंग रखें, ये सबसे बेटर रणनीति. चलिए, और बाकी काउंटर्स में भी सर अभी वेट एंड वॉच की रणनीति के साथ करें, जिंक, एल्युमिनियम, यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग के लिए कोई भी काउंटर्स में सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं. मेरे को पैनलिस्ट ने काफी डिटेल में बताया है. तो हमारा मानना ऐसा है कि 650 655 के आसपास कॉपर अटक सकता है, तो इंट्राडे के लिए आप वहां पे सेलिंग कर सकते हैं. जिंक 280 285 के आसपास अटक सकता है, तो वहां पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं. 212 213 के आसपास एल्यूमिनियम अटक सकता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप सेलिंग कर सकते हैं. लेकिन सेलिंग करने के लिए अगेन आपको शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टीज होना जरूरी है. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर फेड की आज से बैठक शुरू हो रही है 2 दिनों की. वहां पर क्या फैसला होता है इस बात का इंतजार है. इससे पहले एक सुस्ती दिख रही है, 50,600 के आसपास सेंसेक्स पर गोल्ड है, चांदी 54,500 के आसपास है. हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है. सुनील जी, क्या सलाह दे रहे हैं इससे पहले, फेड बैठक से पहले? जी विश्वमोहन जी, जो डॉलर इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो 108.70 तक का एक हाई बना के अभी 106.30 के रेंज में चल रहा है. तो जो डॉलर इंडेक्स में हमने वीकनेस देखा, उसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है. अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें, रुपया डिप्रिसिएशन होना भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से गोल्ड अभी भी 50,000 के रेंज के ऊपर चल रहा है. इवन ड्यूटी बढ़ाने के भी एक कारण से आप समझ सकते हैं कि गोल्ड उतना नहीं गिरा जितना इंटरनेशनली हमने गोल्ड के प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं. बट आज के लिए अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो 2 चीजें आपको फैक्टरिंग करनी पड़ेंगी. एक तो टेक्निकल फ्रंट पे $1,700 का एक जो सपोर्ट है वो क्रूशियल है. बीच में 1-2 दिन 1700 का लेवल जो है तोड़ के गोल्ड फिर से 1720 1725 तक का लेवल मेंटेन कर रहा है. बट एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक के तौर पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है. तो मुझे लगता है थोड़ा मार्केट दबाव में ही रहेगा. लास्ट टाइम भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, ये बार भी 75 बेसिस पॉइंट का अगर बढ़ता है मार्केट या 100 बेसिस पॉइंट का अगर बढ़ता है तो एक सेल ऑफ हमको जरूर देखने को मिल सकता है. शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे लगता है सेल ऑन राइज का ही रहेगा प्रेशियस मेटल में. मुझे लगता है 50,615 का अभी जो भाव चल रहा है यहाँ पे बेचना चाहिए. 50,800 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगाएं. इंट्राडे में 400-500 रुपए का एक टारगेट ऑन द डाउन साइड मिल सकता है, तो 50,200 का एक टारगेट जो है आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है. चांदी में भी 54,600 के रेंज में मैं सेलिंग की राय दूंगा. 54,900 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 54,000 तक का एक इंट्राडे टारगेट ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है चांदी में भी. गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बेचने की सलाह है, इंट्राडे के लिए है. हालांकि इसे कैरी ना करें, आप इस पोजीशन को आज ही काट कर जाए. 50,600 पे आप बेच सकते हैं 50,200 के टारगेट के लिए, और चांदी 54,600 पे 54,000 के टारगेट के लिए, एक छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है. 400 रुपये नीचे का टारगेट है गोल्ड के लिए, चांदी के लिए है 200 रुपये का टारगेट नीचे की तरफ में. जिगर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? मुझे यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा कॉल है. सी, मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग 75 बेसिस पॉइंट हाइक, एंड जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स रह सकते हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर में प्रेशर डाले. अदरवाइज इफ यू लुक एट द मूवमेंट ऑफ डॉलर इंडेक्स और गोल्ड और सिल्वर, दे हैव स्टार्टेड टू रिएक्ट इन अ राइट वे.
गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक बाउंस मुमकिन है, काफी हेल्दी बाउंस आ सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल पे गोल्ड या सिल्वर दोनों, यहाँ हमारी बाय की रिकमेंडेशन है गोल्ड ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 50,550 ऑल्सो, 50,450 स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चलिए, 50,750 टारगेट यहाँ पे रहेगा। सिल्वर चाहे वो बेस मेटल्स के और से पॉइंट के बेस मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा हो या बुलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक यहाँ पे भी रैली देखने को मिल सकती है तकरीबन 55,000 तक की। करंट लेवल जो है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 54,500 यहाँ पे बाय करके चले, 54,300 स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एंड 54,900 वुड बी द टारगेट। ओके दीपेन जी, चांदी तो एकदम गोल्ड के करीब आती जा रही है, क्या लग रहा है चांदी क्या खरीदने का अच्छा मौका है? जी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आप कभी भी एकदम बॉटम पे बाई नहीं कर सकते और एकदम टॉप पे सेलिंग नहीं कर सकते, तो आपको स्टैगर्ड मैनेज में बाइंग अपनी जारी रखनी पड़ेगी। तो अगर आप इन लेवल्स पे बाई करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि हर 3,000 पॉइंट पे मैं थोड़ा थोड़ा सिल्वर अक्यूमुलेट करते जाऊंगा, या आप अक्यूमुलेट करते रहेंगे और उसके बाद अगले 2 से 3 साल में आपको अच्छा प्रोपोजिशन यहाँ से भाव मिल सकता है। हमारा अभी भी मानना है कि सिल्वर के अंदर लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे 1 लाख रुपए के ऊपर है। तो अगर आप 2 से 3 साल का नजरिया लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप डबल होते हुए देख सकते हैं। तो ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही स्टैगर्ड मैनेज में आप सिल्वर को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। यानी स्टैगर्ड में धीरे धीरे करके यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। चांदी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है, ऐसा दीपेन मानते हैं। सुनील जी, आपको भी लग रहा है कि चांदी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे? देखिए गोल्ड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, जो रेशियो है वो घटता जा रहा है। क्या सलाह देंगे अब चांदी में? अब जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है पोजिशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों भी एक ठीक काउंटर हैं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं तो गोल्ड ऑन अ ईयरली बेसिस रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करता ही है, मतलब ठीक ठाक रिटर्न देता है, डबल डिजिट में रिटर्न देता है। तो पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो 6 महीना 1 साल 2 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, उनके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रुपया भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रिशिएट होते हुए नजर आ रहा है, तो उसका भी सपोर्ट अभी शॉर्ट टर्म में मिला है, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है रुपया 78 के आसपास स्टेबल हो जाए, तो उसका एक थोड़ा करेक्शन जो है आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिले, तो वहां पे एक्यूमुलेट करना ठीक रहेगा। अभी जो 54,400 का रेंज चल रहा है, मुझे लगता है 52,000 और 54,000 का रेट ठीक ठाक लेवल रहेगा। स्टैगर्ड तरीके से बाइंग करना चाहिए, और 6 महीना 1 साल अगर किसी को रोल ओवर करते जाना है तो मुझे लगता है फिर से 65,000 से लेके 70,000 तक का लेवल जो है 1 ईयर का टाइमलाइन में देखने को मिल सकता है चांदी में। चलिए अब क्रूड से पहले आज नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। हफ्ते भर में 22% तक दाम बढ़ चुके हैं। MCX नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 705 रुपए के आसपास आ चुका है, और आज भी करीब करीब 2% तक की तेजी दिख रही है। यूएस नेचुरल गैस 14 साल की ऊंचाई के बेहद करीब भाव है। क्या लग रहा है यहाँ पे जिगर, कितनी तेजी और यहाँ से आप देख रहे हैं नेचुरल गैस में? पोजिशनली मैं अगर सच बात बताऊं, मुझे लग रहा है 850 890 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट कल हुआ था रशिया की ओर से EU को नेचुरल गैस सप्लाईज में कट किया गया हुआ है, दैट वाज अ सरप्राइजिंग मूव, बट मुझे लग रहा है उसकी ही वजह से टाइट सप्लाई तो है यहाँ पे नॉट वन सप्लाई से जो आने वाली है गैस। जर्मनी की सिचुएशन बहुत डेलिकेट है यहाँ पे, एक बार बता दूं मैं यहाँ पे। एक तो वो ट्रेड डेफिसिट में आए हुए हैं 20-22 साल बाद पहली बार, एंड अक्टूबर के पहले नेचुरल गैस का स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन, अपकमिंग विंटर सीजन। ऐसे हालात में अगर सप्लाईज कम हो जाएंगे, दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम समवेयर एल्स, रिसोर्सेज और ढूंढने पड़ेंगे, सो दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर हाई इन यूरोप। सो मुझे लग रहा है जब तक मैं MCX की बात करूं 706 का भाव चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं 690 के आसपास वन शुड गो लॉन्ग एंड 685 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड 700 इज द टारगेट, बट मुझे लग रहा है आगे जाके 710 एंड 15 ये भी एक लाइकली लेवल्स हो सकते हैं। ओके, तो नेचुरल गैस पे सुनील जी आपका भी नेचुरल गैस पे खबर ये भी आ रही है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से सप्लाई जो कैपेसिटी है उसको घटाकर 20% तक की जा सकती है। ऐसे में कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से आप कर रहे हैं नेचुरल गैस में? जी विश्वमोहन जी, आई थिंक यूरोप फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो नेचुरल गैस के प्राइसेस ऑलरेडी मल्टी ईयर हाइट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है रशियन फ्रंट पे एक स्ट्रेटेजिकली डिसाइडेड मूव ऐसा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं वो भी यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में डालना चाहेंगे अपने एनर्जी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके, भले ही वो मेंटेनेंस का नाम दे जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का है, बट कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है नेचुरल गैस के प्राइसेस को।
दूसरे फ्रंट पे यूएस में भी जो वेदर है वो नॉर्मल से वार्मर फ्रंट पे है, तो कूलिंग डिमांड भी बढ़ रहा है नेचुरल गैस का, तो वहाँ पे भी ठीक-ठाक कंजम्पशन है। तो मुझे लगता है यूरोपियन गैस प्राइसेस का मल्टी ईयर हाई पे होना, टेम्परेचर्स ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग डिमांड का बढ़ना और सप्लाई कंसर्न्स जो हैं, अभी भी मार्केट में रहना रशियन फ्रंट पे जो स्ट्रैटेजिक मूव्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 750 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। अभी करंट भाव जो जुलाई का वायदा है 706 के आसपास चल रहा है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 710-12 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है 750 का एक नियर टर्म टारगेट लेके बाई करना चाहिए। 698 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगा के बाई साइड रहना चाहिए नेचुरल गैस में। दोनों ही जानकारों को लगता है कि खरीद कर ही अभी चलना चाहिए नेचुरल गैस में। आप सहमत है क्या दीपेन? जी, डेफिनेटली ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि नेचुरल गैस अभी खुद के फंडामेंटल से ज्यादा पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। और ये पॉलिटिकल टूल का इशू ये होता है कि रात को ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स आती है जब भी हमारे मार्केट बंद होते हैं और उसके बाद आप फिर उसमें ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। तो हमारी सलाह रिटेल निवेशकों को खास करके ये होगी कि एमसीएक्स में नेचुरल गैस के ऑप्शंस काफी लिक्विड है। आप ऑप्शंस के बारे में जाने और जितना हो सके उतना ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग करें, तो वहां पे आपका रिस्क काफी प्रीमियम तक लिमिटेड हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट आती है इंटरनेशनली जो आपके विरुद्ध हो, तो कम से कम आपका लॉस काफी लिमिटेड होता है। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी तेजी है और जो प्राइस कैप को लेकर जो चिंता है और वो तनातनी बढ़ गई है पश्चिमी देशों के साथ रूस की, तो उसका यहाँ भाई फायदा यहाँ पर क्रूड को मिल रहा है। 2% तक की तेजी आज एमसीएक्स में दिख रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है क्रूड में? 7,850 के ऊपर एमसीएक्स है, 106 के ऊपर ब्रेंट है। यहाँ से और कितनी तेजी दिख रही है नियर टर्म में? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक क्रूड में दो तरफा फंडामेंटल्स अवेलेबल है मार्केट में। एक तरफ रशियन सप्लाई को डिसरप्ट करने के लिए प्राइस कैपिंग की बात चल रही है, और दूसरे तरफ जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं चाइना में, वहां पे डिमांड कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल जो मार्केट में रिसेशनरी फियर्स है, उससे भी आने वाले समय में क्या डिमांड इस रेट पे बरकरार रहेगा कि एक क्वेश्चन मार्क है। बट अभी जो लास्ट 1-2 दिन में जो तेजी देखने को मिले है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा है थोड़ा बाउंस बैक आते हुए देखा है इंटरनेशनली। तो मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, उस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी जगह डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा कमजोर हुआ है, उसका सपोर्ट जो है क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। रिसेंट आने वाले समय में मुझे लगता है एक टाइट दायरे में जरूर ट्रेड कर सकता है ब्रेंट। अगर रेंज की बात करते हैं तो ऑन द लोअर साइड $95 बैरल तक का एक रेंज रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है $110 प्रति बैरल का एक रेंज रहेगा। अभी $102-103 के रेंज में चल रहा है। तो अगर किसी को वेरी शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो मुझे लगता है बाइंग ऑन डिप की रणनीति अभी शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक रहेगी। 7850 का रेट चल रहा है, 7835 के रेंज में अगर आता है तो एक शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। तो वेट एंड वॉच का मैं रिकमेंडेशन दूंगा। शॉर्ट टर्म में दो तरफा मूवमेंट हो सकता है, दोनों तरफ के फंडामेंटल हैं, तो कॉशियसली मेरे ख्याल से पोजीशन क्रूड ऑयल में बनाना चाहिए। अगर कोई वेट कर सकता है कल के लिए, तो कल का फेड रेट का एक वेट करके तब एक डिसीजन ले तो भी एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। ओके जिगर, आपकी कॉल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या दे रहे हैं एमसीएक्स क्रूड में आज? वन कैन गो लॉन्ग। अगर इंट्राडे की हम बात करें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 7800 के आसपास मिल रहा है, 7800 के आसपास वन शुड गो लॉन्ग। 7750 का स्टॉप लॉस, 7900 का यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं। इसी क्रूड की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल्स अभी भी बेरिश ट्रिगर्स यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हमें आजकल थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। चाइना ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद जीरो कोविड पॉलिसी, 0.4% जीडीपी आया था, कॉन्ट्रैक्शन फेज को स्लाइटली मार्जिन से बीट किया हुआ है। एंड जो आपने बताया लीबिया में जो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट थे वो कम हो चुके हैं। 1.2 मिलियन बैरल्स का यहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट में आ सकता है, सप्लाईज मार्केट में बढ़ सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रेशर प्राइसेस को देगा। $100 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है WTI में, 101 इज रेजिस्टेंस टू बी प्रिसाइज। टारगेट for intraday, as I said, for crude oil MCX 7900, but मुझे लग रहा है 101 के आसपास थोड़ी बहुत मार्केट में पोजीशंस हल्की करनी चाहिए एंड वेट फॉर टुमारोज इवेंट। ओके, क्रूड पर आपका व्यू दीपेन, क्या करना चाहिए? यहाँ से क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल में अब? जी, हम थोड़ी नरमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइसेस में अगर उछाले आते हैं तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7500-600 से 7900 के प्राइसेस आ सकते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पे है, आज आ चुके हैं। अगर 7900 के आसपास के प्राइस आते हैं तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग करके चले।
आइडियल है कि आप पुट बाय करके चले ताकि वो नीचे प्राइसेस आए तो आपको बेनिफिट हो और आपका प्रीमियम तक ही रिस्क रहे। तो हमारा मानना ऐसा है कि क्रूड ऑयल में थोड़ी और आगे जाके आपको नेगेटिविटी देखने मिल सकती है और फिर से 7,550 7,600 के भाव आ सकते हैं। तो ऑन राइजेस 7,900 के आसपास आप पुट्स लेके चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। कॉटन में भी अब लगातार तेजी दिख रही है। जिगर, कॉटन में क्या सलाह दे रहे हैं एमसीएक्स कॉटन में ट्रेडर्स को? कितनी तेजी आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? So I won't be able to comment on cotton as of now, but हाँ अगर मुझे एग्री कमोडिटीज में कोई कॉल्स देनी है, I'll give a buy recommendation in Guar Seed. गुआर सीड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 5120 के आसपास बाय करके चले। 5050 का यहाँ स्टॉप लॉस बनेगा एंड 5250 is a target for Guar Seed August contract, purely technical. And another call would be in Spice Complex जीरे में मुझे लग रहा है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। 23,400 पे एक बार बिकॉल ही कर सकते हैं एंड 23,600 स्टॉप लॉस रहेगा। 23,000 का टारगेट लेके यहाँ पे हम चल सकते हैं। कॉटन पर आपका व्यू सुनील जी, क्या लग रहा है कॉटन में अब? जी विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है जो मोमेंटम है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। एक तो वेदर अनफेवरेबल है और अगर हम यूएस की बात करें तो अनफेवरेबल वेदर की वजह से इस बार आउटपुट के नंबर्स थोड़े कमजोर आ सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। और जिनर्स मिलर्स की तरफ से डिमांड ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कॉटन के प्राइसेस को वो भी सपोर्ट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जो पेस्ट अटैक हुआ नॉर्थ इंडिया में क्रॉप के फ्रंट पे, वहां पे भी थोड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल सकता है। ऑन द पॉजिटिव साइड कॉटन में मुझे लगता है 43,000 और 43,500 के रेंज में एक बाई की सलाह रहेगी। 42,800 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऑन द नियर साइड मुझे लगता है 44,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है कॉटन में। ओके, चलिए अब शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर अब 1 साल के निचले स्तर पर है। कल आइस शुगर में हमने देखा था कि 2.5% तक की गिरावट दिखी। अब $17.5 $7.5 के आसपास तक भाव आ चुका है। और इस साल सप्लाई को लेकर अनुमान ये है कि ग्लोबल सप्लाई भी अब नई खबर ये आ रही कि पर्याप्त रह सकती है और घरेलू बाजार में भारत में तो रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है ही। साथ ही ब्राजील को लेकर खबर ये है कि गैसोलीन पर वहाँ के प्राइस वहाँ पर 5% तक कम कर दिए गए हैं और अब नया अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कम हो सकता है। इसका क्या असर होगा? दीपेन, क्या लग रहा है? शुगर में आप यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या शुगर में वापस से नरमी का दौर तो नहीं शुरू हो सकता है? अगर क्रूड की कीमतें भी नीचे आएंगी, आप जैसा कह रहे थे कि क्रूड में आप नरमी की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या ब्लेंडिंग पर फोकस कम होगा तो फिर शुगर केन किधर जाएगा? कितनी गिरावट की उम्मीद आप यहाँ से कर रहे हैं शुगर में? देखिए टेक्निकली हम बात करेंगे बिकॉज एनसीडीएक्स पे शुगर में तो वॉल्यूम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो भी एक्सरसाइज होगी वो प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज होगी और फिजिकल मार्केट्स के लिए होगी। हमारा मानना है डेफिनेटली कि यहाँ से और 2 से 3 रुपए की अच्छी जगह है इंडियन मार्केट्स में शुगर के प्राइस को नीचे जाने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट्स का भी काफी प्रेशर है, तो थोड़ी जल्दबाजी ना करें। शुगर अगर 2 से 3 रुपए और नीचे मिलती है तो सीजनल पीरियड की डिमांड के लिए आप वहां पे एक बार बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज हम फिजिकली मार्केट्स को भी अग्रेसिवली ट्रैक करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स की सलाह देते हैं, तो हमारा अभी ट्रैकिंग शुगर में है और हम एक्सपेक्ट करें कि 2 से 3 रुपए की गिरावट और सुनील जी फटाफट बताइएगा सर, 30 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लग रहा है कि अब लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया शुगर में? जी, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को एडजस्ट करने के लिए मेजर्स जो लिए जा रहे हैं उसका असर ऑब्वियसली सारे एग्री कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है शुगर के प्राइसेस में और 5 से 7% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 5 से 7% की गिरावट और शुगर कीमतों में आ सकती है। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, दीपेन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।